Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of history, polity, geography, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just few things: liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, we recommend you to join our Telegram group where we bring daily motivation and daily MCQs to help you master UPSC CSE. And guys, if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले ये बता दूं कि अगर इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए हो तो वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाके फ्री मटेरियल्स में आप चले जाना, तो वहाँ आपको सारा मटेरियल अवेलेबल है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमी से स्टार्ट किया था और हम फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। अब इस रिपोर्ट में मतलब इस लेक्चर में हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस से आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि रिकमेंडेशन क्या क्या दी हैं। व्हाट आर द रिकमेंडेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2020 एंड 2026। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ वर्टिकल डिवोल्यूशन? वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे मान लो सेंटर है ना, सेंटर है तो सेंटर के पास टैक्स आता है, सेंटर के पास जीएसटी भी आता है ना, जीएसटी भी आता है और आईजीएसटी से भी जो पूरा आईजीएसटी है वो भी सेंटर के पास जाता है ना। तो जब भी आप पेमेंट करते हो आप देखते होगे सीजीएसटी अलग लगता है और स्टेट जीएसटी अलग लगता है ना। 9% इस टाइप से देखते होगे। तो ये जो 9% है वो किसके पास जा रहा है? ये सेंटर के पास जा रहा है, राइट। तो अभी क्या होता है कि भाई सेंटर के पास जो ये आईजीएसटी भी गया है, जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है ना, जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई चीज़ बिकती है तो उस पर क्या लगता है? उस पर लगता है आईजीएसटी। तो ये आईजीएसटी किसके पास जाता है? ये आईजीएसटी जाता है सेंटर के पास। समझ में आ रहा है? ये आईजीएसटी किसके पास जाता है? सेंटर के पास। अभी क्या है, ये सेंटर से जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसको कितना पैसा जाना चाहिए इस रेवेन्यू से, तो वो जो अभी इस वाली फाइनेंस कमीशन है 15 फाइनेंस कमीशन, उसने 41% रिकमेंडेशन दिया है। पिछली जो फाइनेंस कमीशन थी उसने 42% दिया था। तो ये जो 1% का डिफरेंस आया है, क्यों आया है? ये इसलिए आया है 1% का डिफरेंस क्योंकि अभी हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारा, है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको अलग से 2 यूटीज़ में डिवाइड किया गया है। एक है लद्दाख, ठीक है, एक है लद्दाख और एक है कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो भाई अब ये 2 यूटीज़ का भी जो खर्चा पानी है वो कौन देगा? वो सेंटर देगा, है ना। तो सेंटर को थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए, इसीलिए वहाँ पे जो पहले 42% डिवोल्यूशन था उसको कम करके 41% किया गया है। अब सेंटर को सिर्फ 41% ही डिवॉल्व करने हैं। तो ये जो 1% है वो अब इनके ऊपर जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था वर्टिकल डिवोल्यूशन। ये तो हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन कि भाई सेंटर से स्टेट की तरफ जा रहा है, वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब जो स्टेट्स हैं, बिटवीन द स्टेट्स आप कैसे डिवाइड करोगे? हमने तो ये बता दिया कि भाई सेंटर से टोटल स्टेट्स को 41% जाना चाहिए। अब विद इन द स्टेट्स कि भाई बिहार को कितना मिलना चाहिए, है ना, यूपी को कितना मिलना चाहिए, राइट, असम को कितना मिलना चाहिए, है ना, और लेट्स से मेघालय को कितना मिलना चाहिए, मणिपुर को कितना मिलना चाहिए, ये सब। तो ये सब हम कैसे बताएंगे? हाउ वुड वी डिसाइड दिस? दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। अब जो ये 41% स्टेट्स को मिला है ना, जो 41% स्टेट्स को मिला है उसमें से बिहार को कितना मिलेगा? लेट्स से X% मिल गया, यूपी को Y% मिल गया। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो उसके लिए 6 क्राइटेरिया यूज़ किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पूछे जाते हैं। 6 क्राइटेरिया हैं। अब ये 6 क्राइटेरिया कौन से हैं हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं एक बार। तो ये रहे क्राइटेरिया, हम इसको पढ़ लेंगे। व्हाट आर द क्राइटेरिया? एक मिनट, इसको ना हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंटर जो है उसको हम चेंज करके रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया हैं वो कौन कौन से हैं? व्हाट आर द क्राइटेरियाज? तो क्राइटेरिया में पहला आता है इनकम डिस्टेंस, ठीक है। इनकम डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज़ इनकम डिस्टेंस? तो ये डेफिनेशन है इनकम डिस्टेंस का। इनकम डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो आपको, इनकम डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, जैसे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं जैसे इंडिया का, ठीक है, तो वैसे ही हर एक स्टेट का भी जीडीपी होता है जिसको हम बोलते हैं जीएसडीपी। क्या बोलते हैं? जीएसडीपी। जी, व्हाट इज़ जीएसडीपी? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हर स्टेट का हम कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखते हैं उसमें से मैक्सिमम किसका है। मैक्सिमम लेट्स से मान लो केरला का है, लेट्स से केरला का है, ठीक है, केरला का हो गया 100 जीएसडीपी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। फिर हम बाकी स्टेट्स का देखते हैं, जैसे मैंने बिहार का देखा, लेट्स से बिहार का है लेट्स से 30 है, ठीक है। फिर मैंने यूपी का देखा, लेट्स से यूपी का 50 है जीएसडीपी।
तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, हाईएस्ट और आपके करंट स्टेट में जिसमें आप मेजर कर रहे हो इनकम डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब जैसे ये 100 से 30 का कितना डिस्टेंस है, 70 डिस्टेंस है, ठीक है। यूपी से केरला का कितना डिस्टेंस है, 50 डिस्टेंस है। इनकम में डिस्टेंस कितना है, क्योंकि फाइनली जो ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द स्टेट, है ना। तो जितनी फाइनल गुड्स एंड वैल्यूज स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होंगी उतना ही लिया जाएगा, उतना ही लोगों के पास पैसा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये इनकम डिस्टेंस होता है कि मैक्सिमम से आपका स्टेट कितना पीछे है या फिर कितना आगे है, कुछ भी एक्स वाई जेड। मैक्सिमम से आगे तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम से पीछे ही होगा। तो मैक्सिमम से आपका स्टेट कितना पीछे है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। तो अब मैं अगर बोलूँ तो बिहार जो है वो उसका इनकम डिस्टेंस ज़्यादा है देन यूपी, क्योंकि यूपी पास है ना, यूपी 50 है, बिहार 70 है। तो अगर मैं बोलूँ तो बिहार जो है वो उसकी इनकम कम है, इसका मतलब ये हो गया कि बिहार की जो इनकम है दैट इज़ लेस, तभी तो डिफरेंस ज़्यादा है ना। तो इसके बेसिस पे फाइनेंस कमीशन रिसोर्स एलोकेट करता है, जिसका इनकम डिस्टेंस ज़्यादा है, जो ज़्यादा पुअर है, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए अभी फ़िलहाल, है ना। तो उसको वेटेज दिया जाता है। तो उसका वेटेज पिछले जो फाइनेंस कमीशन था उसमें 50% था, और अभी कितना है, अभी इसको थोड़ा कम करके 45% कर दिया गया है। अभी हम देखेंगे ये जो 5% का डिफरेंस आया है ना, ये कहाँ डिवॉल्व हुआ है, ये नीचे डिवॉल्व हुआ है। तो ये 45% हो गया है 15 फाइनेंस कमीशन में, ये आपको याद रखना है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, इनकम डिस्टेंस। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज़ द सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया इज पॉपुलेशन। तो हमने देखा था कि जो 1971 वाली पॉपुलेशन थी उसमें, अभी हमने पीछे पढ़ा था 1971 वाली पॉपुलेशन में जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसको बोला गया है इसको आप हटाओ, इसको नहीं लेना है। पिछली फाइनेंस कमीशन में 1971 वाली पॉपुलेशन को लिया गया था, दिस इज 14th फाइनेंस कमीशन, उसमें 17.5% इसको वेटेज दिया गया था। बट जो नई फाइनेंस कमीशन है उसने इसको ज़ीरो वेटेज दिया है। सारा का सारा वेटेज किसको चला गया है, पॉपुलेशन इन 2011। तो 2011 वाला जो हमारा सेंसस था, जो हमारा सबसे रीसेंट सेंसस है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको हमने कंसिडर किया है, उसको हमने 15% वेटेज दिया है, ठीक है। पहले कितना दिया था, 10% दिया था, और अभी नई वाली फाइनेंस कमीशन में इसका कितना वेटेज है, 15% है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो 14 फाइनेंस कमीशन में 14 फाइनेंस कमीशन है उसमें दोनों को वेटेज दिया गया था। 1971 वाली पॉपुलेशन को ज़्यादा वेटेज था और 2011 वाले पॉपुलेशन को कम वेटेज था। जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसमें पूरा का पूरा वेटेज किसको दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ 2011 सेंसस, और ये ज़्यादा है पिछली वाली फाइनेंस कमीशन से, इट इज़ 5% मोर। उसके बाद दूसरा है एरिया, स्टेट का एरिया कितना है, यूपी बड़ा है बिहार छोटा है, तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना पैसा भी उनको ज़्यादा चाहिए होगा, राइट। तो एरिया को कितना परसेंट दिया गया है, 15%, ये अनचेंज है। ये पिछले में भी 15% था, इसमें भी 15% है। फिर आया फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर पिछले वाली फाइनेंस कमीशन में 7.5% वेटेज था, इस वाली कमीशन में इसको हटा दिया गया है, इस वाली कमीशन में इसको नहीं दिया गया है वेटेज। रादर 3 नए पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया है, 3 नए क्राइटेरिया को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन है वो, पहला है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, दूसरा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और तीसरा है टैक्स एफर्ट्स, राइट। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी में 10% दिया गया है वेटेज नई फाइनेंस कमीशन में, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% दिया गया है, और टैक्स एफर्ट्स को 2.5% दिया गया है कि कितना आप टैक्स नेट बढ़ा रहे हो, ठीक है। कितना आपका, कितने लोग आपके जो स्टेट में कितने लोग हैं वो टैक्स को एक्चुअली भर रहे हैं, है ना। कितने टैक्स को कमाने वाले लोग टैक्स एक्चुअली भर रहे हैं, टैक्स को कमाने वाले नहीं, मतलब कितने इनकम जनरेटिंग लोग टैक्स को भर रहे हैं, है ना। कितना सही से टैक्स आ रहा है, दैट इज़ टैक्स एफर्ट, मतलब कितना आपने टैक्स नेट बढ़ाया है, ठीक है। तो इन सबको वेटेज दिया गया है। तो ये आप एक बार टेबल देख लेना, है ना, टेबल बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है, किस में कब इंक्रीज़ हुआ है। जैसे इनकम डिस्टेंस कम हुआ है, आपको याद रखना है, इनकम डिस्टेंस कम हुआ है, पॉपुलेशन एट 1971 को हटा दिया गया है, पॉपुलेशन इन 2011 इसको बढ़ाया गया है परसेंटेज में, एरिया उतना ही है, फॉरेस्ट कवर को हटाया गया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को बढ़ाया गया है। ये नए पैरामीटर्स कौन से आए हैं, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में क्या क्या क्राइटेरिया है। एक मिनट पेन चेंज कर देते हैं हम लोग अपना। तो हाँ, हमने देख लिया कि क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन कौन से ग्रांट्स हैं, टाइप ऑफ ग्रांट्स, कौन कौन से ग्रांट्स दिए गए हैं स्टेट्स को। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, है ना, कि जो पहले रेवेन्यू आ रहा था अब बहुत कम आ रहा है रेवेन्यू, तो उसको ब्रिज करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट है कि भाई एमएसएमई को कितना ग्रांट चाहिए, है ना, एग्रीकल्चर को कितना ग्रांट चाहिए। तो जैसे मान लो कोई स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत है ना, लेट्स से पंजाब है ना, हरियाणा है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा ज़्यादा है, राइट, एज़ कम्पेयर टू एनी स्टेट जहाँ पे कम है, जैसे पुणे है,
अब तो पुणे में कम है ना यार, पुणे में आप एग्रीकल्चर में कम वेटेज दोगे, है ना, कम ग्रांट दोगे, पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा ग्रांट दोगे, तो वो हो गया सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, सेक्टर स्पेसिफिक हो गया, स्टेट स्पेसिफिक हो गया, कौन से स्टेट को कितना मिलना चाहिए। फिर लोकल बॉडीज़ को ग्रांट्स कितना देना है ये भी इन्होंने डिसाइड किया है। डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए कितना ग्रांट देना है, नई सिटीज़ बनाने के लिए कितना ग्रांट देना है, कि भाई मान लो कोई नई स्मार्ट सिटी इस्टेब्लिश करनी है ना, जैसे रायपुर है, ठीक है, तो रायपुर के दूसरे साइड ही अटल नगर जिसको बोलते हैं, दैट इज़, या फिर नया रायपुर भी इसको बोलते हैं, तो दिस इज़ अ स्मार्ट सिटी जो इस्टेब्लिश हुई है। तो छत्तीसगढ़ को आपको उस हिसाब से देना पड़ेगा, उस हिसाब से ग्रांट देना पड़ेगा, क्योंकि इसको पूरी की पूरी नई सिटी इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। तो इस टाइप से ग्रांट दिया गया है। फिर टोटल ट्रांसफर्स की बात करें तो टोटल ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग डिवोल्यूशन एंड ग्रांट्स, तो ये तो डिवोल्यूशन था जो कि स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है, डिवॉल्व तो आप करोगे ही। उसके बाद ग्रांट क्या होता है, ग्रांट मतलब जैसे मान लो मैंने ऐसे ही दे दिया आपको, बिना वापस लूँगा, मैं वापस नहीं लूँगा आपसे, जस्ट अ मिनट, मैं वापस नहीं लूँगा आपसे, ठीक है। मान लो मैंने आपको 50 रुपये दे दिया, बोल दिया जाओ ऐश करो, तो दिस इज़ अ ग्रांट दैट आई हैव गिवन टू यू, है ना। तो डिवोल्यूशन प्लस ग्रांट जो है वो कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है, इट इज़ अराउंड 34% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द यूनियन। जितना भी यूनियन को रिसीप्ट मिला है, समझ में आ रहा है, जितना भी यूनियन को रिसीप्ट मिला है, कहीं से भी पैसा आया है, डिपेंड करता है कहीं से भी पैसा आया है, ठीक है, उसका 34% टोटल ये डिवोल्यूशन में गया है, समझ में आ गया, टोटल 34 डिवोल्यूशन में गया है। उसके बाद फिस्कल मैनेजमेंट कंसोलिडेशन रोड मैप की बात करें तो कमीशन ने क्या बोला है, कमीशन ने बोला है कि आपको भाई फिस्कल डेफिसिट जो है ना, जो फिस्कल डेफिसिट अभी कुछ टाइम पहले 9% के भी ऊपर था, है ना, उसको आपको कम करके धीरे धीरे 4% तक लाना है। 4% तक कब तक लाना है, 2025 और 2026 तक, सीइंग द कोरोना सिचुएशन, आपको ये 2025-26 तक लाना है, ठीक है। उसके बाद जो ये फिस्कल डेफिसिट लिमिट है इसको हमको कम करना है, 3.5% कम करना है। कब तक लाना है 3.5%, 2022 तक। फिर 3% ग्रेजुअली डिक्रीज़ करके 3% लाना है 2026 तक, ठीक है, स्टेट्स के लिए। तो ये स्टेट्स के लिए है। यूनियन के लिए मैंने आपको बता दिया, यूनियन को कितना करना है, 4% करना है। स्टेट्स को कितना करना है, स्टेट्स को भी 4% करना है। कब तक, 2021-22 तक। जो स्टेट्स हैं उनको इतना करना है, फिर 3.5% करना है, फिर 3% करना है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुअली बेसिकली इनको डिक्रीज़ करना है। उसके बाद अगला फ़ंड की बात हम करते हैं, तो इसमें एक इन्होंने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फ़ंड की बात की है कि भाई जो नए इक्विपमेंट हैं, जैसे राफेल हो गया, है ना, नए नए इक्विपमेंट, आप फाइटर जेट्स हो गए, नई गन्स हो गई, है ना, तो वो सब लाने के लिए कितना पैसा होना चाहिए, उसके लिए ही जो ये नॉन लैप्सेबल फ़ंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी बात की गई थी। हमने पीछे देखा था ना, जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या दो नई चीज़ें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐड हुई हैं, तो पहला यही था, नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, पहला यही था। तो ये बेसिकली डिफेंस के इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए नया फंड लाया गया है। उसके बाद 1000 करोड़ के आसपास जो फाइनेंस कमीशन है वो किसको एलोकेट करिए, 1000 करोड़ किसको एलोकेट करेगी, जो डिफेंस के पर्सनल एंड जो डिफेंस और जो अपना CAPF है, इनकी जो फैमिलीज़ हैं, है ना, CAPF और डिफेंस और CAPF की जो फैमिलीज़ हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है, 1000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद हेल्थ की हम बात करें तो भाई स्टेट जो है वो अपनी हेल्थ पे स्पेंडिंग बढ़ाए, इन्होंने बोला है कि 8% से ज़्यादा करो इसको, 8% ऑफ द बजट से ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए हेल्थ को बाय 2022। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो अ थ्रेशोल्ड शुड बी फिक्स फॉर एनुअल एलोकेशन टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बिलो विच द फंडिंग फॉर अ CSS शुड बी स्टॉप्ड, ठीक है, टू फेज आउट CSS विच आउटलिव्स इट्स यूटिलिटी। तो बेसिकली जो पुरानी स्कीम्स हो गई हैं उनमें हम फंड को कट करेंगे और जो नई वाली स्कीम्स हैं उनमें हम फंड डालेंगे ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये सब फाइनेंस कमीशन ने जो है वो रिकमेंडेशन दी है नहीं। उसके बाद आते हैं और आगे होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स, नाम से ही पता चल रहा है होलसेल लेवल पे, है ना। व्हाट इज़ होलसेल, क्या होता है होलसेल, होलसेल ये होता है कि जैसे मान लो आप, जैसे कोई फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो इससे कोई बहुत ही ज़्यादा बल्क में प्रोडक्ट जब लेता है तो उसको बोलते हैं होलसेल, ठीक है। होलसेल मतलब बल्क में सेल, ठीक है। फिर ये होलसेलर क्या करता है, ये होलसेलर रिटेलर को देता है ना, रिटेलर को देता है। रिटेलर मतलब जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं आपकी कॉलोनी में, दोज आर कॉल्ड रिटेलर। उसके बाद ये फाइनली जो एंड कस्टमर को कौन देता है, एंड कस्टमर को रिटेलर देता है। तो ये जो होलसेल लेवल है ना, यहाँ पे होलसेल, जब ये बंदा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान ले रहा है, इसमें जब इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन मतलब कि जब इसमें महंगाई आ जाती है, समझ में आ रहा है,
जैसे मान लो अभी क्या होता है, अभी आप मान लो जैसे सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको दिखता होगा कि भाई कोरोना में सब्जी के प्राइस अभी रिसेंटली बढ़ गए, है ना, प्याज बढ़ गया या अनियन के प्राइस बढ़ गए, है ना, तो इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना, कि भाई प्राइस बढ़ गया, ग्रेजुअल इंक्रीज हो गया प्राइस में, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो वही चीज़ अगर होलसेलर फेस करे, मान लो होलसेलर फैक्ट्री से 2000 पीसेस ले रहा था, है ना, 2000 पीसेस ले रहा था, वो 2000 पीसेस उसको लेट से 3000 रुपये में पड़ रहे थे, है ना, अब वही चीज़ वो जो उसको 3000 में पड़ी थी वो उसको 4000 में पड़ने लगी, तो दिस इज़ कॉल्ड होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन मतलब जो होलसेल लेवल पे, जो प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन होता है उसको हम बोलते हैं होलसेल इन्फ्लेशन। उसको मेजर करने के लिए जो इंडेक्स होती है दैट इज़ कॉल्ड WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, होलसेल प्राइस को मेजर करने के लिए, होलसेल प्राइस में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना है। होलसेल वाला जो WPI है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया था, 7.39% हो गया था मार्च में, ठीक है, ये हाईएस्ट है आज तक का, अक्टूबर 2012 से अगर हम बात करें। तो मैंने बता दिया WPI क्या होता है, एवरेज प्राइस में एवरेज प्राइस जो होता है उसमें कितना इंक्रीज़ आया है होलसेल लेवल पे, उसको ये मेजर करता है। तो इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे ये तो मैंने आपको एक प्रोडक्ट के लिए बताया कि भाई होलसेलर है ना, होलसेलर फैक्ट्री से डायरेक्ट होलसेल में सामान उठा रहा है ना, ऐसे बहुत सारे सामान होंगे ना जो फैक्ट्री से उठाएंगे, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सामान हो, तो उसकी कोई बास्केट डिफाइन होती है, ये पूरी एक बास्केट होती है। इस बास्केट में हम गुड्स डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से गुड्स का हमको होलसेल पे कितना वेटेज पे कंसिडर करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपोनेंट जो इसके हम बात करते हैं, इसमें पहला एक होता है, एक मिनट इसको ब्लैक कर देते हैं, इस बार ब्लैक करेंगे, है ना, कहाँ गया, हाँ। तो इसमें पहला क्या होता है, इसमें पहले एक होता है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आपका स्टील आ गया, है ना, और टेक्सटाइल्स आ गए, है ना, टेक्सटाइल्स, दीज आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, तो वो हो गए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। उसके बाद एक आता है प्राइमरी आर्टिकल्स, प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड वाले आइटम्स हो गए, अनियन वगैरह, ठीक है, अनियन हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, पैडी हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी आर्टिकल्स हैं। इसमें एक आता है फूड और एक आता है नॉन फूड। नॉन फूड में फाइबर्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, क्रूड हो गया, है ना, तो दीज आर कॉल्ड नॉन फूड आर्टिकल्स। तो ये सब आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स में। प्राइमरी में 117 आइटम है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड में 564 है, ये सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो मैन्युफैक्चर्ड को दिया गया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स हैं, है ना, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है उनको सबसे ज़्यादा वेटेज है। कितना वेटेज है, 64% के आसपास है लगभग। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, प्राइमरी आर्टिकल्स, जो फूड एंड नॉन फूड वाले आर्टिकल्स है ना, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी आर्टिकल्स। तो दूसरे नंबर पे वेटेज किसको दिया गया, प्राइमरी आर्टिकल्स को, ये आपको याद रखना है। और फिर जब से लास्ट में कौन सा आता है, फ्यूल एंड पावर। तो फ्यूल एंड पावर के 16 आइटम्स हैं। फ्यूल एंड पावर में क्या क्या आएगा, जितने भी फ्यूल से रिलेटेड चीज़ें, कोयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, LPG हो गया, है ना, तो दीज आर फ्यूल एंड पावर। तो अगर हम बात करें तो टोटल देखो कितने सारे आइटम्स हैं, 564 मैन्युफैक्चरिंग में है, फ्यूल एंड पावर में 16 हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स में 117 हैं, है ना, और हमको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग को, उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स को, उसके बाद फ्यूल एंड पावर को, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं WPI बास्केट के। अब इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें सिर्फ क्या कवर्ड है, इसमें सिर्फ जो है गुड्स ही कवर्ड है ना, इसमें सिर्फ गुड्स ही कवर्ड है, इसमें सर्विसेज कवर्ड नहीं है ना। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि WPI जो होता है वो सर्विसेज को मेजर नहीं करता है, ठीक है, WPI डजंट मेजर सर्विसेज। इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देख लेते हैं कि इसको रिलीज़ कौन करता है। तो इट इज़ रिलीज बाय इकोनॉमिक एडवाइज़र, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, OEA जिसको बोलते हैं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको रिलीज़ करती है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसको रिलीज़ करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगेन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका बेस ईयर क्या है, हम किस बेस पे इसको मेजर करते हैं, किस बेस के अगेंस्ट हम इस WPI को मेजर करते हैं, तो वो 2011-12 है। ये रिसेंटली रिवाइज हुआ था कब, 2017 में। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि अभी क्या है, बेस ईयर 2011-12 है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इट डज़ नॉट कंसिडर द प्राइस ऑफ सर्विसेज, है ना, एंड डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द कंज्यूमर प्राइस सिचुएशन, है ना। तो रिटेल लेवल पे जो आप और मैं सामान ले रहे हैं उस पर महंगाई दर को ये मेजर नहीं करता है, उस पर मेजर कौन करता है, CPI, दैट इज़ कॉल्ड अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, होलसेल लेवल पे करता है, ना कि रिटेल लेवल पे, है ना। हम जो सामान लेते हैं, हम एज अ कस्टमर जो सामान लेते हैं, हम उसको रिटेल से लेते हैं, हम उसको कोई शॉप से लेते हैं, है ना। हम थोड़ी 1000 या 2000 पीसेस खरीदते हैं, हम तो एक पीस खरीदते हैं। आपको अंकल चिप्स का पैकेट लेना होता है तो आप क्या 2000 अंकल चिप्स के पैकेट या 4000 अंकल चिप्स के पैकेट थोड़ी खरीदते हो, आप तो एक ही जाके खरीदते हो ना। तो इसीलिए दैट इज़ कॉल्ड अ रिटेल लेवल, है ना। तो इस लेवल पे जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड CPI, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है।
अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI में डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPI एंड WPI, है ना। तो सबसे पहले तो रिलीज़ कौन करता है WPI को? OEA रिलीज़ करता है, हमने देखा है ना। CPI को कौन रिलीज़ करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो इसको रिलीज़ करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, और WPI को रिलीज़ कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अगेन हमको वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस ईयर फिर देख लेते हैं। बेस ईयर इसका 2011-12 है, इसका भी 2011-12 है। ये भी याद रखना है आपको कि बेस ईयर 2011-12 है। इसमें सिर्फ गुड्स कवर होते हैं और CPI कवर्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसमें गुड्स भी कवर्ड होते हैं और सर्विसेज भी कवर्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एवरेज जो प्राइस है किसका मेजर करता है? बल्क सेल का, है ना। हाँ, होलसेल लेवल पे है ये बेसिकली, है ना। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है फैक्ट्री से होलसेलर के बीच में, उसमें लेवल ये मेजर करता है। और CPI करता है ये एंड पे मेजर करता है कि भाई जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को जो पैसा जो सामान बेच रहा है उस पर इन्फ्लेशन कितना है ना, रिटेल लेवल पे, ठीक है। और RBI क्या यूज़ करता है? RBI हमारा CPI यूज़ करता है, ना कि WPI। तो ये आपको याद रखना है कि RBI जो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए क्या यूज़ करता है? CPI यूज़ करता है। और कुछ बता देता हूँ कि CPI जो है, जैसे हमने WPI में कंसिडर किया था ना कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर प्राइमरी आर्टिकल्स का है, फिर अपना जो है क्या बोलते हैं, फिर अपना फ्यूल एंड पावर है। तो यहाँ पे वैसे ही सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स को वेटेज दिया जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स को दिया जाता है, फिर आपका सर्विसेज आता है ना, फिर सर्विसेज को वेटेज दिया जाता है, और फिर ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। तो ये सब चीज़ें हमने अपने इकोनॉमी के जो कोर्स हमारा है, अगर आपने नहीं देखा है तो इकोनॉमी के कोर्स में ये सब डिटेल्ड में कवर्ड है, तो वहाँ जाके आप देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि रीज़न क्या थे कि WPI इतना बढ़ क्यों गया, ठीक है। वाई वॉज देयर अ सर्ज इन WPI, कि WPI जो है हमारा होलसेल प्राइस पे क्यों इतना इंक्रीज़ हुआ। तो पहला तो है सप्लाई डिस्ट्रप्शन, है ना। लॉकडाउन वगैरह बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, है ना। तो सप्लाई आ नहीं रहा था। सप्लाई आएगा नहीं तो क्या होगा? सप्लाई आएगा नहीं, डिमांड उतना ही रहेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हमने ये देखा था ना, सप्लाई डिमांड में इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता है कि जब सप्लाई कम हो जाती है डिमांड उतनी ही रहती है, या फिर सप्लाई उतनी ही रहे और डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, तभी इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सप्लाई कम हो गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, है ना। तो उस वजह से एक तो इंक्रीज़ हो गया। दूसरा था डेप्रीशिएशन ऑफ रुपी। रुपी का जो वैल्यू है वो गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि भाई जो RBI है, RBI ऐसे मेजर्स ले रहा था जिससे गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनका जो ये रेट है, इनका जो इंटरेस्ट रेट है उसको वो लो रख रहा था। क्यों लो रख रहा था? देखो समझाता हूँ अच्छे से। तो RBI क्या कर रहा था? RBI गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, है ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को के जो इंटरेस्ट रेट जो मिलता है ना, जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो आपको कुछ रिटर्न मिलता है, जो इंटरेस्ट रेट मिलता है जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं, 2% 3%, इसको ये बहुत कम रख रहा था। RBI ये मेजर्स ले रहा था ताकि ये बहुत कम रहे। क्यों? क्योंकि देखो अभी बहुत ही ज़्यादा जॉब लॉस हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इकोनॉमी रिसेशन में चल रही थी, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। आप देख रहे होगे कि फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा था, इट वॉज ग्रेटर देन 9%, राइट। तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना मार्केट से। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा थोड़ी है, गवर्नमेंट मार्केट से ही पैसा उठाएगा, है ना, पब्लिक से पैसा उठाएगा। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट को कम करने के लिए, गवर्नमेंट का वैसे ही फिजिकल डेफिसिट 9% है, अगर बोरोइंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई तो ये तो और बढ़ जाएगा, राइट। तो इसको डिक्रीज़ करने के लिए, गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए RBI क्या लेके आया? RBI ने डिफरेंट मेजर्स लाए। जैसे अभी हम आगे देखें तो गवर्नमेंट GSAP लाया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, OMOs कंडक्ट किए RBI ने, ताकि मतलब इस टाइप से कंडक्ट किया ताकि इंटरेस्ट रेट लो रहे एकदम, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ? अब देखो अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है तो आप क्या करोगे? आप पैसा हटाओगे यहाँ से, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा थोड़ी इन्वेस्ट करोगे, है ना। तो इससे क्या हुआ? जो भी फॉरेनर्स जिन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, है ना, जो भी फॉरेनर्स जिन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने यहाँ से पैसा वापस निकाल लिया। इन पैरेलल टू दिस क्या हुआ कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, यूएस का जो फेड रिजर्व है, उसने अपने बॉन्ड की यील्ड को बढ़ा दिया। तो लोग क्या करने लगे? लोग यहाँ से पैसा निकाल के कहाँ लगाने लगे? अपना यूएस वाले फंड में लगाने लगे, यूएस वाले बॉन्ड्स में लगाने लगे, है ना। इससे क्या हुआ? इससे इंडियन जो इकॉनमी है ना, इंडियन जो इकॉनमी है उससे डॉलर जो है वो डिक्रीज़ होने लगा। रुपये हमारा उतना ही था, रुपीज़ हमारे उतने ही थे। तो जब डॉलर इन कंपैरिजन टू रुपये इंडियन इकॉनमी से कम होगा तो क्या होगा? डॉलर का स्कैरसिटी हो जाएगा, डॉलर कम होगा हमारे पास। तो जिस भी चीज़ की स्कैरसिटी होती है उसका क्या होता है? उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना। समझ में आ रहा है? अभी ये जो बैलेंस मेंटेन होता है, जो हमारा बैलेंस जो है जो मेंटेन होता है डॉलर और जो एक्सचेंज रेट हमारा डिसाइड होता है डॉलर और किसके बीच में? डॉलर और रुपये के बीच में। वो कैसे डिसाइड होता है कि भाई डॉलर कितना है और रुपये कितना है?
अगर मैं डॉलर कम करता जाऊँगा, अगर मैं डॉलर यहाँ से कम करता जाऊँगा तो क्या होगा, ये बैलेंस इधर शिफ्ट होता चला जाएगा, रुपये जो है, रुपये का प्राइस गिरता चला जाएगा, नीचे आता जाएगा रुपये, है ना। ऐसे ऐसे देख लो, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन का है। जैसे मान लो ये अपना वो है, तराजू है, लेट से दिस इज जस्ट तराजू, ठीक है। एक तो मेरे को बनाने भी नहीं आता अच्छे से। ये तराजू है ना, यहाँ पे डॉलर पड़ा है ना, यहाँ पे रुपये पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ पड़ा है। तो अब अगर मैं डॉलर का वेट अगर मैं कम कर दूंगा, मतलब डॉलर मैं इकॉनमी से हटाता चला जाऊँगा, यहाँ से अगर मैं डॉलर हटा दूँ क्या होगा, ये सीसॉ ऐसा हो जाएगा, है ना, ये सीसॉ ऐसा हो जाएगा। तो देखो रुपये का वैल्यू क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, रुपीज़ वो डिक्रीज़, है ना। अगर डॉलर हम कम करेंगे इकॉनमी से तो रुपीज़ का वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डॉलर की स्कैर्सिटी आ जाएगी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। समझ में आ गया, डॉलर ऊपर चला जाएगा और रुपये नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया, इतना सिंपल चीज़ समझ में आ गई। रुपये नीचे चला जाएगा क्योंकि ये सीसॉ नीचे चला जाएगा, है ना, जैसे ये सीसॉ नीचे चला जाएगा वैसे ये रुपये नीचे चला जाएगा और डॉलर ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। तो इसी वजह से क्या हुआ था, इसी वजह से रुपये का डेप्रीशिएशन हो गया। अब रुपये का डेप्रीशिएशन होगा तो क्या मतलब हुआ, रुपये का वैल्यू कम हो गया, रुपये का वैल्यू कम हो गया, रुपये का वैल्यू कम हो गया तो क्या मतलब हुआ, मतलब अगर आप पहले 10 रुपये दे रहे थे एक चॉकलेट खरीदने के लिए, अब आप 20 रुपये दोगे क्योंकि रुपये का वैल्यू ही खत्म हो गया, ये 10 रुपये का वैल्यू ही खत्म हो गया, है ना। अब आप 20 रुपये दोगे तो इससे क्या होगा, इससे रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तीसरा रीज़न क्या था, सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इनमें हायर इन्फ्लेशन आया, जैसे अनियंस वगैरह हो गए, है ना, मिल्क हो गया, तो इन सब में हायर इन्फ्लेशन देखने को मिला क्योंकि इनका तो लिमिटेड लाइफ रहता है, इसको आप अनलिमिटेड स्टोर थोड़ी कर सकते हो। फिर अनरिलायबिलिटी ऑफ डेटा, ये बेकार है, ये तो इसमें कुछ नहीं है कि भाई बेस डेटा जो था मार्च का वो लो था, उसकी वजह से हमने जो रेट है हमारे वो गलत कैलकुलेट हुए बेसिकली, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 रीज़न जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी, राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एंड सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद इसके इम्प्लीकेशन क्या थे, अब देखो, अब अगर होलसेल लेवल पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसका क्या होगा, ये होलसेलर रिटेलर को भी महंगे में देगा, है ना, ये रिटेलर को भी महंगे में देगा, और ये रिटेलर जो है वो कंज्यूमर जो है हमारा, जो हम एंड कंज्यूमर है उसको भी महंगे में देगा। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, ये कंज्यूमर लेवल पे जो CPI है हमारा, जो रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, वो रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन आ जाएंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। अब लोगों को लगेगा कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो लोग क्या करेंगे, लोग स्टॉक करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। लोग बोलेंगे कि भाई पहले ही खरीद लो, जब सस्ता है तभी खरीद लो, क्या पता बाद में महंगा हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर अगेन, है ना। तो ये पूरा एक लूप साइकिल है। समझ में आ गया क्या हो रहा है, समझ में आ गया क्या हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई और महंगाई बढ़ जाएगी तो हम स्टॉक करके आइटम रख लेते हैं, स्टॉक करने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बर्बादी होगी इकॉनमी की, समझ में आ रहा है। फिर दो टाइप के प्रेशर लग रहे हैं इकॉनमी में, एक तो लॉकडाउन है, वैसे ही सप्लाई कम है ना, और वैसे ही सप्लाई कम है और डिमांड भी बढ़ रहा है। डिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग स्टॉकिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इकॉनमी पे, जिससे क्या हो रहा है, इकॉनमी हमारी क्या हो रही है, इकॉनमी हमारी वीक हो रही है। समझ में आ गया, इकॉनमी हमारी वीक हो रही है, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।